चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं टी आर जैन आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक डिटेल के साथ। तो आप तैयार हो जाएं अपनी नोटबुक निकाल कर। मैं बहुत अच्छे लेवल पर आप लोगों को टॉपिक जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक मैं आपके साथ बेटा डिस्कस करने वाला हूं। तो फटाफट से अपनी नोटबुक ओपन कर लें, साथ साथ आप मेरी बात को समझिएगा। बेटे मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक बेटे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। बेटे हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल पर मैं और मेरी टीम के लोग आपके लिए लेकर आते हैं बेटा टॉपिक जो कि आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस को कवर करने में करते हैं आपकी हेल्प। बेटा मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आऊँगा अकाउंट्स की क्लासेस। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है टी आर जैन, तिलक राज जैन। मैं बेटे आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर आया हूं सीए फाउंडेशन क्लासेस के लिए। सीए फाउंडेशन की जो क्लासेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ टीच करने वाला हूं। और सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के इस पेपर में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अपना पूरा सिलेबस डिटेल से। लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आपके आईसीएआई के मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको ये बता दूं बेटे कि मैं लास्ट 15 ईयर से अकाउंट्स की जो क्लासेस हैं वो टीच कर रहा हूं। और मेरे टीचिंग करियर में अभी तक ऑल इंडिया जो रैंक है वो 120 से भी ज़्यादा बच्चों का ऑल इंडिया रैंक जो है वो आ चुका है। 120 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक जो है वो आ चुका है। और अब मैं आ गया हूं अनअकैडमी पर आपको पढ़ाने के लिए, जहां मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के कोर्स को लेकर। बेटे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के कोर्स को लेकर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लास्ट 15 ईयर से मैं सीए फाउंडेशन और उससे पहले मैं सीए सीपीटी की क्लासेस टीच करता रहा हूं। तो मेरे टीचिंग करियर में बहुत सारे बच्चों का ऑल इंडिया रैंक जो है सीए और सीएस लेवल पर आया है। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो रिजल्ट है सीए फाउंडेशन को लेकर उसको बेहतरीन बनाने में मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। तो मेरे साथ बच्चे आप सब लोग कनेक्ट हो जाएं और मैं आप लोगों के लिए क्लासेस कर रहा हूं हमारे चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा हमारा अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप है जिसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर या तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से जब आप इसको डाउनलोड करेंगे आपको वहां भी हमारी स्पेशल क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं बेटे अनअकैडमी का जो हमारा लर्निंग ऐप है इसका आप एनुअल बेसिस पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। वैसे तो सब्सक्रिप्शन इसका मंथली बेस पर भी हो सकता है, 3 मंथ्स के लिए भी हो सकता है, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हो सकता है और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटे हम लोग अगर बात करें 3150 आफ्टर डिस्काउंट, आपको 3150 सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 मंथ के लिए। 3 मंथ्स के लिए ये आपको 7875 में मिल सकता है। 6 मंथ्स के लिए आपको ये अमाउंट 12,600 में, 12 मंथ्स के लिए 15,750 और 24 मंथ्स के लिए ये आपको सब्सक्रिप्शन 18,900 में मिल सकता है। बेटे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम मेरा कोड यूज करते हैं तभी आपको ये अमाउंट पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, क्योंकि ये 10% डिस्काउंट लेस करने के बाद है। और 10% डिस्काउंट बेटा आप तभी लेस करवा पाएंगे जब आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है एसपी तिलक। बेटे अगर आप मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। चलिए इसके अलावा अगर बेटा आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम।
और चलिए फिर मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं। आज की क्लास में बेटे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉपिक जिसका नाम है बेटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के सीए फाउंडेशन के सिलेबस का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो माना गया है। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में बेटे आप सब बच्चे मान लें, सीए फाउंडेशन के सिलेबस में 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक से निकल करके आते हैं टोटल। तो इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने मेरे साथ करना है। मैं भी अपनी पूरी कोशिश ये करूंगा, पूरे एफर्ट्स लगाकर चलूंगा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आए। तो इस चैप्टर को स्टडी करवाने के लिए सबसे पहले मैं बेटा इस चैप्टर का थ्योरी बेस आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। आप देखिएगा इसमें लिखा गया देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू रेंडर द सर्विसेज टू इट्स मेंबर और द पब्लिक। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं प्रॉफिट अर्न ना करने के लिए, बेसिकली काम करते हैं लेकिन अपने मेंबर्स को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सच ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स क्लब, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन में जो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें हमने कवर किया है क्लब हाउस को, हमने कवर किया है हॉस्पिटल्स को, हमने कवर किया है लाइब्रेरीज को, हमने कवर किया है स्कूल्स को, हमने कवर किया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को। इनका काम है सोशल वेलफेयर करने का। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर मेंबर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड ग्रांट्स। मतलब ऐसे जो संस्थान, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन चलाए जाएंगे बेटे, इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन इनकम का जो रिसोर्स होता है वो मेंबर से मिलने वाला सब्सक्रिप्शन हो सकता है, आउटसाइडर से मिलने वाला डोनेशन हो सकता है और गवर्नमेंट से आपको ग्रांट्स मिल सकती हैं। गवर्नमेंट भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस की मदद करती है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करते हैं, तो गवर्नमेंट की ग्रांट्स आपको मिल सकती हैं। तो बेटे अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए और कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जहां से आप अमाउंट रिसीव करते हैं, तो बेटे ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तो बोला गया ऐसी सिचुएशन में हमें उनके अकाउंट्स मेंटेन प्रॉपरली करके चलने पड़ेंगे। ये लिखा गया एज द मेन एम of these organizations is not to earn the profit, they do not prepare trading and profit and loss account। क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है तो ये लोग अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएंगे नहीं, बट स्टिल दे वुड लाइक टू नो वेदर देयर करंट इनकम आर सफिशिएंट टू मीट देयर करंट एक्सपेंस। मतलब लेकिन उनके जो करंट बैलेंस है उनसे हम लोग क्या करेंगे, सफिशिएंट जो है करंट एक्सपेंस के लिए कुछ अमाउंट हमें जनरेट करना पड़ेगा। मतलब इनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है लेकिन एटलीस्ट इतना पैसा उनको रिसीव होना चाहिए जितना अमाउंट उस सोशल वेलफेयर के टॉपिक को करने के लिए चाहिए। तो इसीलिए फॉर दिस पर्पस दे प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट which is similar like as the profit and loss account, and balance sheet is also prepared in order to show the financial position of the organization on the last day of accounting year। मतलब ये कि एनजीओ जो है उनको, क्योंकि उनका मोटिव इनकम कमाने का नहीं है, किसी तरह का ट्रेड या किसी तरह का बिजनेस ये लोग नहीं करते हैं, इसलिए बेटा ये लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। लेकिन क्योंकि मेंबर से आने वाला सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट्स, पब्लिक से मिलने वाले डोनेशन, ये सब आपकी इनकम है और इनको आप खर्च करेंगे सोशल वेलफेयर पर तो आपके एक्सपेंस भी होंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उस इनकम और एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हम लोग बनाएंगे बेटे बैलेंस शीट जो कि बिजनेस की, आपके एनजीओ की
फिनेंशियल पोजीशन जो है उसे शो करें। अगर हम लोग बात करें फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी फिनेंशियल स्टेटमेंट, प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लोग जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तो बेटे इनके पास सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इक्वलेंट टू द कैश बुक ये होगा। मतलब इनके पास एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा जो कि एक तरह से कैश बुक के इक्वल ही है। और प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं कैश बुक पूरे ईयर बनती है। आप जब समरी ऑफ कैश बुक बनाओगे बेटे, समरी ऑफ कैश बुक अगर आप बनाते हो, समरी ऑफ कैश बुक अगर आप बनाते हो, कैश बुक की समरी अगर आप बना लोगे तो बेटे कैश बुक की जो समरी आप बनाएंगे उसके बिहाफ पर आप क्या बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाएंगे। इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इक्वलेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हमें बनानी पड़ेगी बेटे बैलेंस शीट। मतलब अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं तो बेटे आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताने वाला हूं। बेटे आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बेटा हमें क्या दिया होगा और हमें क्या प्रिपेयर करना होगा ये बेटे मैं आप सब बच्चों को बता रहा हूं। मैं आपका जो टॉपिक करवा रहा हूं इसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनका काम प्रॉफिट अर्न करने का तो है ही नहीं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग एनपीओ के नाम से लिखते हैं, बेटे आप पूरा ईयर, ये लोग कोई ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे, ना तो हमारे कोई डेटर है, ना हमारे कोई क्रेडिटर है, ना हमारी कोई सेल है, ना हमारी कोई परचेज है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे ईयर की अकाउंटिंग करने के लिए एक कैश बुक प्रिपेयर करेंगे और ईयर एंड पर इस कैश बुक की जो समरी हम लोग बनाएंगे, ईयर के एंड पर, ईयर एंड लिख देता हूं, ईयर एंड पर हम लोग इस कैश बुक की जो समरी बनाएंगे उस समरी को हमने नाम दे देना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उस समरी को हमने नाम दे देना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो समरी है उसे हमने नाम दे देना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उस समरी के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बेस बनाकर बेटे मैं एक तो आपको बनाकर दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उस समरी को बेस बनाकर मैं आपको बनाकर दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हम लोग बनाकर चलेंगे बेटे बैलेंस शीट। तो मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि हमें क्या करना पड़ता है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बिहाफ पर हम लोग बनाकर चलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक हम लोग बनाकर चलेंगे बेटे बैलेंस शीट। ये सब बातें हमें लेकर चलनी है। तो अगर मेरे से कोई बोले कि भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको कोई बोले कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना है, तो भाई सबसे पहले नंबर पर हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले नंबर पर हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उससे फिर हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तो हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक हम लोग बनाएंगे बेटे बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे जिसके बिहाफ पर आप बना देंगे बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जिसके बिहाफ पर आप बना देंगे बेटे बैलेंस शीट। तो ये सब बातें, ये सब चीजें हमें बनाकर चलनी है। अगर मैं वापस से इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर आता हूं बेटा, जब तक आपको इसका बेसिक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक ये चैप्टर के प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके बारे में बेटे आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से समझिए बेटा।
अगर हम लोग बात करें, देखिए, डोनेशन, एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस आर सम सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कि डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सब हमारी इनकम के क्या है जी, सोर्स हैं। एंड दीज आइटम्स हैव सेपरेट ट्रीटमेंट, some being capitalized while other are treated as accrual basis। मतलब ये कि इनको हम लोग अपनी इनकम मानेंगे, और इनकम मानते हुए इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कैपिटलाइज होंगे और कुछ ऐसे हैं जो इनकम बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर इनकम की तरह ट्रीट होंगे। तो मैं अगर बात करूं फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें एक तो आपको बनाना होता है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक आपको बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हमें बनानी होती है बैलेंस शीट। अगर मैं एक एक करके सब चीजों के बारे में आपको बताना स्टार्ट करूं, तो बेटा सबसे पहले जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमें क्या प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले नंबर पर हमें यह प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करूं, दिस अकाउंट इज मेयरली अ समरी ऑफ ट्रांजेक्शंस अपीयर इन द कैश बुक, and it is the form of account most commonly adopted by the treasurer of the societies clubs when preparing the result of the year's working। मतलब जब हम लोग पूरे ईयर की वर्किंग करने के बाद ईयर एंड पर कैश बुक की समरी बनाएंगे, उसे हमने नाम दे दिया बेटे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें लिखा गया एज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर at the end of the year from the cash book। receipt and payment account at the end of the year cash book से बनाया जाता है, and all receipt and payments which are entered into the cash book are also entered into the receipt and payment account in the course of summary form। any transaction which is not recorded in cash book will not be entered in receipt and payment account also। मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पार्ट भी नहीं बनेगी। ये वाली बात आप मानकर चलिएगा बेटे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। बेटे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक की समरी है विदाउट डेट कॉलम, जिसमें डेट कॉलम नहीं होता है। इट इज एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अकाउंट कॉमनली अडोप्टेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न सच एज हॉस्पिटल्स, क्लब्स, सोसाइटीज, टेम्पल्स, चर्च, फॉर प्रेजेंटिंग periodically the result of their working। It consists classified summary of cash and bank receipt and payment over the certain period together with the cash balance as the beginning or close of the period। The receipt are entered into the left hand side and payment are into the right hand side। रिसिप्ट जो है वो कैश लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे और जो पेमेंट है वो राइट हैंड साइड पर आएंगे। जिस तरह से अपन लोग एक जर्नल लेजर बनाते हैं, उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह से समरी ऑफ कैश बुक है। एक तरफ आएंगी पूरी की पूरी रिसिप्ट्स, एक तरफ आएंगी पूरी की पूरी पेमेंट्स। रिसिप्ट को मैं क्लासीफाई करूंगा दो पार्ट्स में, एक कैपिटल नेचर, एक रेवेन्यू नेचर। मैं आपको ऐसे लिखवाने वाला हूं, आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बेटे जब मैं ट्रांजैक्शंस डील करूंगा, आप सब बच्चे देखिएगा, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की जब मैं बात करूंगा ना बेटे आप लोगों के साथ, तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं, जो ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे उसमें दो तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती है। पहली आपकी हो सकती है कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। कैपिटल नेचर की जो ट्रांजैक्शन है वो हो सकती है।
नंबर 1 पर आपकी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हो सकती है, नंबर 2 पर आपकी जो है रेवेन्यू नेचर की जो ट्रांजैक्शन है वो हो सकती है। कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हो सकती है बेटे, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन हो सकती है बेटे। अगर कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन होंगी तो इसके दो पार्ट हैं। अगर आप देखेंगे, एक है कैपिटल रिसिप्ट, एक है कैपिटल रिसिप्ट और एक है बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट और एक है बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक है कैपिटल रिसिप्ट और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू नेचर की जो ट्रांजैक्शन है वो भी दो तरह की हो सकती है। रेवेन्यू नेचर की जो ट्रांजैक्शन है, एक आ सकती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक आ सकती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक आ सकती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक आ सकती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटे एक आ सकती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक आ सकती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सब बच्चे ये बात मानकर चलिएगा कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं ये बेटे आपके लिए आएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बिहाफ पर हम लोग बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बिहाफ पर हम लोग बनाने वाले हैं बैलेंस शीट को। कैपिटल नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आएंगी बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आएंगी बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस तरह से हम लोग इनको डील करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी यहां, तो मैं जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह से हमारा समरी अमाउंट है, मतलब ये कैश बुक का समरी अमाउंट है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत कैसे होगी और बनाया कैसे जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, लाइक एज कैश बुक है। जिस तरह से आप जर्नल बुक में कैश बुक बनाते हैं उसी तरह से बनाया जाएगा। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस जितने भी हैं, अगर आपके पास कैश का बैलेंस है तो वो आएगा, अगर आपके पास बैंक का बैलेंस है तो वो आएगा। जितने भी आपके ओपनिंग बैलेंस हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बेटे, इसमें जितना भी सब्सक्रिप्शन आपके पास आएगा, जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लिखता हूं, मैं मान लीजिए जितनी भी इसमें कैपिटल रिसिप्ट आएंगी, कैपिटल रिसिप्ट जितनी भी आएंगी सब इसमें आनी है बेटे, और जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट आएंगी, मैंने बोला जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट आएंगी वो भी सब इसमें, कैपिटल रिसिप्ट भी इसमें, रेवेन्यू रिसिप्ट भी इसमें। जितने रिसिप्ट हैं सब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में आएंगी बेटे। और पेमेंट साइड में अगर मैं बात करूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितने आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं ये पेमेंट साइड में आएंगे, और जितने आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, मैंने बोला जितने आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो भी पेमेंट साइड में आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पेमेंट साइड में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपके पेमेंट साइड में आएंगे। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे बेटे बाय बैलेंस सीडी। बेटे हम लोग बनाएंगे बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी जो है वो हम लोग बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में आएंगी कैश रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, जितनी भी हैं वो इसमें आएंगी। पेमेंट साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब किसमें आएंगे बेटे, पेमेंट साइड में आएंगे। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे बेटे बैलेंस सीडी। हमें ये क्लासीफाई, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट बन गया उसके बाद हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा कि जो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हैं उन्हें हम लोग लेकर चलेंगे बैलेंस शीट में, और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं उन्हें भी हम लोग लेकर चलेंगे बैलेंस शीट में, और जो रेवेन्यू नेचर के होंगे उन्हें हम लोग लेकर चलेंगे बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, अगर मैं बात करूं टू बैलेंस बीडी, मेरे पास कैश और बैंक
दोनों के बैलेंस हैं। तो मैं आपको बता दूं, कैश का और बैंक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बीडी आएगा, फिर जितने भी कैपिटल नेचर के रिसिप्ट हैं, जितने भी रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट हैं, सब आ जाएंगे। एक्सपेंडिचर में जितने कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के हैं, सब आ जाएंगे। और बैलेंस सीडी अगर आप निकालोगे तो जो कैश और बैंक का हमारे पास बैलेंस सीडी बचेगा, वो भी इसमें आ जाना है। ये सब चीजें इसमें आएंगी और इसके बिहाफ पर मैं आप लोगों के साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाकर चलने वाला हूं। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? चलिए, ये सब का हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा ये बेटे मैंने आपको बताया। अगर फिर भी आप इसका डिटेल मेरे साथ पढ़ना चाहें तो ये देखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट मैंने रखा है। जितनी भी रिसिप्ट है मैंने बोला, चाहे उनका नेचर कैपिटल नेचर हो, चाहे उनका नेचर रेवेन्यू नेचर हो, सब आपके लिए किस में आनी है? रिसिप्ट साइड में आनी है। कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं डिस्कस करता हूं कि रिसिप्ट साइड में कौन कौन सी बातें आनी है, पेमेंट साइड में कौन कौन सी बातें आनी है। स्क्रीन पर मैंने फॉर्मेट को रखा हुआ है, एक बार रीडिंग करते हैं। बेटे, जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसका बैलेंस बीडी, कैश का और बैंक का जो बैलेंस है वो इसमें आएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है, सब्सक्रिप्शन आपको जितना मिलता है बेटा, सब्सक्रिप्शन आपको अपने मेंबर से मिलेगा। जो आपके आपके एनजीओ का मेंबर होगा, उससे हम लोग सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो चार्ज करेंगे। जितना आपको प्रीवियस ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग पड़ा था वो मिला, जितना आपको करंट ईयर का मिला और जितना आपको एडवांस मिला, वो सब इसमें आएगा। एंट्रेंस या एडमिशन फीस, अगर हमारे एनजीओ में कोई मेंबर एडमिशन लेता है तो एडमिशन फीस इसमें आएगी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग या कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन, कोई भी पर्सन हमारे एनजीओ में आकर स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन देकर जाता है, मैंने डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक एग्जांपल रखा है, अदरवाइज डोनेशन किसी भी पर्पस के लिए अगर स्पेसिफिकली दिया गया है वो आएगा। जर्नल डोनेशन अगर कोई देकर जाए जिसमें कोई स्पेसिफिक पर्पस मेंशन ना हो तो वो भी इसी में आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस वो भी इसी में आएगी। लाइफ मेंबरशिप, अगर एक पर्सन लाइफ मेंबर बन जाए, लाइफ मेंबर बनने का मतलब लाइफ टाइम के लिए एक ही बार में अगर फीस देकर के मेंबर बन जाए, लाइफ मेंबरशिप फीस। लीगेसी इसमें आएगी। लीगेसी का मतलब विल होता है, वसीयत। अगर कोई पर्सन अपनी विल किसी एनजीओ के नाम कर दे, रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर है बताऊंगा, तो वो इन रिसिप्ट में आएगी। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अगर कोई ग्रांट आपको रिसीव हुई है। कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर, एनुअल डिनर कंट्रीब्यूशन का मतलब बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं कि भाई अगर मान लीजिए आपके कोई मेंबर हैं, आप मेरी बात समझिएगा, जितने भी आपके एनजीओ के मेंबर्स हैं उनका एक एनुअल फंक्शन टाइप आप रखते हैं, उसमें भी आप मेंबर से एक फीस चार्ज कर लेते हैं। डिनर फीस के नाम पर अगर मान लीजिए कोई फंक्शन की फीस आपने चार्ज की तो वो कंट्रीब्यूशन आपकी इनकम बन जाएगा, रिसिप्ट बन जाएगा बेसिकली। डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंट, किसी तरह की एनजीओ ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं या कोई प्रॉपर्टी हमारे पास पड़ी है जिससे कि रेंटल इनकम आए, या कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी है जिससे इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम आए, वो सब रिसिप्ट साइड में आएंगी। रिसिप्ट फ्रॉम एनुअल स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स से अगर कोई इनकम आई तो वो भी हमारे पास रिसिप्ट साइड में आनी है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए अगर कोई रिसिप्ट आपके पास आती है, मतलब आपने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास पड़ा था, पुराना पड़ा है, आपने बेच दिया, पैसा आ गया। या सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन या सन्ड्री, कोई भी रिसिप्ट है वो आपकी इसमें आ सकती हैं। किसी तरह की कोई भी सन्ड्री रिसिप्ट हैं, जो पैसा आएगा वो रिसिप्ट में आएगा, चाहे उसका नेचर कैपिटल नेचर हो, चाहे उसका नेचर रेवेन्यू नेचर हो। ये वाली बात आपको मानकर चलनी है। उसके बाद जब मैं इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तब मैं इसको क्लासीफाई करूंगा कि वो नेचर जो है कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर, मैं उसको क्लासीफाई बाद में करूंगा। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप सब लोगों को क्लियर है क्या? बोलिए। इतनी वर्किंग बेटा मैंने आपके लिए कर दी, आप सब बच्चे बताएं इतना आप सब लोगों को क्लियर है क्या? आइए, इतना काम करने के बाद अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो चलिए इसके आगे अगर हम लोग बात करें, आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से, पहले एक बार नोट कर लीजिए।
इतना एक बार आप सब लोग नोट कर लें, ये लीजिए मैं स्क्रीन एक बार आपको दिखा देता हूं। चलिए आपने कर लिया क्या नोट को बताइए। चलिए कोई बात नहीं, चेक करिए इसको फटाफट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आपको बनाकर दे दिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप ये देखिएगा, मैंने एक तरफ ये सारी के सारे रिसिप्ट हैं और आप ये देखिएगा एक तरफ जो इसकी पेमेंट्स हैं बेटे। इन पेमेंट में अगर मैं बात करूं तो पेमेंट साइड में एक तो मेरे पास अगर बैंक बैलेंस रिसिप्ट में तब आता जब वो पॉजिटिव बैलेंस है, अगर नेगेटिव बैलेंस था दैट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो बेटा क्रेडिट साइड में आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पेमेंट साइड में, जितना भी एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंस है, सैलरी एंड वेजेस पेड है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, फर्नीचर अगर आपने कोई परचेज किया, इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अगर आपने परचेज किया, आपने कोई बुक्स या पीरियोडिकल्स आपने कोई पेमेंट किया परचेज करने के लिए, ऑडिट फीस आपने पेड किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने पेड किया, अगर ऑनरेरियम अगर किसी को आप बुलाते हैं, ऑनरेरियम आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो ऑनरेरियम बेटे अगर आप किसी पर्सन को अपने एनजीओ में एज अ गेस्ट बुलाते हैं और वो आपके लिए कोई काम करके जाए जिसके बदले में उसको सम्मान करने के लिए आप जो है ऑनरेरियम पे करेंगे। लाइक अगर आपने डॉक्टर्स की टीम को बुला लिया फ्री मेडिकल कैंप के लिए और डॉक्टर्स की टीम को जो पेमेंट आप दे रहे हो मतलब उनके सम्मान के लिए, तो वो उनका एक तरह का ऑनरेरियम पेड हो गया। इसी तरह से अगर कोई बैंक चार्जेस पेड किए हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए कोई अमाउंट पेड किया है, इसके अलावा वाटर चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड किए हैं, इसके अलावा कन्वींस या ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम पर अगर आपने कुछ पे किया, इसके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस पे किया, सन्ड्री एक्सपेंस पे किया, डिनर के लिए एक्सपेंस आपको पे करने पड़े, पहले आपने कंट्रीब्यूशन करवाया था फिर आपको एक्सपेंस करना पड़ा, या आपने किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर आपके पास सेविंग बचती है और आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आ जाएगा। और उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस जो है वो हमारे पास बैलेंस सीडी में बच सकते हैं। तो रिसिप्ट साइड से लेकर जितना पैसा आएगा पेमेंट में जितना जाएगा वो निकाल कर हम लोग बैलेंस सीडी निकालेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 वर एज अंडर। हमें रिसिप्ट और पेमेंट दी गई हैं जिनके बिहाफ पर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको रिसिप्ट के नाम और पेमेंट के नाम पर पहले नंबर पर एंट्रेंस फीस दी है, रिसिप्ट में आएगा। मेंबरशिप फीस दी है, रिसिप्ट में आएगा। डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन रिसिप्ट में आएगा। फूड स्टफ सेल्स 1200 रिसिप्ट में आएगा। सैलरी एंड वेजेस पेड पेमेंट में आएगा। परचेज ऑफ फूड स्टफ पेमेंट में आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन पेमेंट में आएगा। जनरल एक्सपेंस 600 पेमेंट में आएगा। रेंट एंड टैक्सेस पेमेंट में आएगा। बैंक चार्जेस पेमेंट में आएगा। कैश इन हैंड ओपनिंग में था 200 और क्लोजिंग में मेरे पास है 350। ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। और कैश एट बैंक ओपनिंग वाला 400 क्लोजिंग वाला 590। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये देखो जरा इसके नीचे मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया है। ओपनिंग कैश इन हैंड ओपनिंग कैश एट बैंक तो मैंने लिखे ओपनिंग में, और क्लोजिंग कैश इन हैंड और क्लोजिंग कैश एट बैंक ये मैं लिखने वाला हूं क्लोजिंग में।
इस तरह से ये क्लोजिंग कैश इन हैंड और क्लोजिंग कैश एट बैंक ये मैंने लिख दिए क्लोजिंग में, अगले पेज पर है। लेकिन अगर आप फिर से देखेंगे तो इस क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग जो एंट्रेंस फीस रिसीव हुई थी, मेंबरशिप फीस रिसीव हुई थी, डोनेशन रिसीव हुआ था, या हमने फूड स्टफ सेल किया था, वो सब हमारा आ गया किसके अंदर, रिसिप्ट साइड में। पेमेंट साइड में सैलरी एंड वेजेस आ गया, परचेज ऑफ फूड स्टफ आ गया, क्लब पवेलियन एक्सपेंस आ गए, जनरल एक्सपेंस आ गए, बैंक चार्जेस आ गए। ये सब जो पेमेंट हमने किए ये पेमेंट साइड में आ गए। तो एक तरफ है रिसिप्ट, एक तरफ है पेमेंट्स, और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के बिहाफ पर हमने जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दिया है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो एक साल के दौरान, मैं आपको बता दूं इसमें कुछ ज्यादा करने वाली बात है नहीं एक्चुअल में। इसमें क्या पॉइंट दिया गया और क्या आपको करना है, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा था बेटा, इसमें जो रिसिप्ट है, जैसे एंट्रेंस फीस है रिसिप्ट में आएगा, मेंबरशिप फीस है रिसिप्ट में आएगा, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन है रिसिप्ट में आएगा, फूड स्टफ सेल है रिसिप्ट में आएगा, सैलरी एंड वेजेस पेड है पेमेंट में आएगा, परचेज ऑफ फूड स्टफ है पेमेंट में आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन पेमेंट में आएगा, जनरल एक्सपेंस पेमेंट में आएगा, रेंट एंड टैक्सेस पेमेंट में आएगा, बैंक चार्जेस पेमेंट में आएगा, फिर ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस आएंगे, क्लोजिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस आएंगे। और इससे आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये बनने वाला है। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? बेटे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद मैं आप सब लोगों को बता दूं, फिर हम लोग बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें लिखा गया इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of a profit seeking entity and it is prepared to ascertain whether the current income are in excess of current expenditure or vice versa। मतलब ये देखने में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनेगा, बट इसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर दोनों में से क्या ज्यादा है और क्या कम है। एंड इट इज प्रिपेयर इन द सेम मैनर in which a trading and profit and loss account is prepared in the case of trading organization। मतलब ये कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से हम लोग क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसी तरह से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक तरफ एक्सपेंडिचर आएंगे, एक तरफ इनकम आएगी। लेकिन बेटे अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में समझना है, आपको डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाना चाहिए। आपको पहले टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करनी है कि कौन सी टर्म्स किस नेचर की हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर की टर्म्स ही लिखी जाएंगी। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी टर्म रेवेन्यू नेचर की है, कौन सी टर्म आपकी कैपिटल नेचर की है? तो पहले मैं आप लोगों के साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले मैं आप लोगों के साथ रिसिप्ट एंड टर्म्स को डिस्कस करने वाला हूं। जब टर्म्स आपकी डिस्कस हो जाएंगी उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। ये देखिएगा ये बैलेंस शीट है, लेकिन उसके नीचे आपको मैं बता दूं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटे मैं सबसे पहले ये जो टर्म्स हैं इनको डिस्कस करने वाला हूं। जब ये टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगी उसके बाद मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात आप लोगों के साथ करने वाला हूं। देखिए सबसे पहली टर्म मैंने यहां रखी है सब्सक्रिप्शन। आप बोलेंगे सर अब देखो मैं मीनिंग भी बताऊंगा, मैं नेचर भी बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा इसको लिखा कहां जाएगा। देखिए सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट है जो कि हमें मिलता है मेंबर से। अब सुनो, इट इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट एंटिटी। ये मेन सोर्स है आपके प्रॉफिट का, और नॉन प्रॉफिट एंटिटी मतलब एनजीओ के लिए इनकम का ये सबसे बड़ा सोर्स है। इट विल बी अपीयरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन बिलोंग with the current year
will be posted to the credit side of income and expenditure account। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन जो है, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी का ये इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है, एंड इट इज अपीयरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में रखते हैं, लेकिन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट में रखेंगे। मैं आपको यह बता दूं सिंपल सी बात कि जो सब्सक्रिप्शन है ये बेटे रेवेन्यू रिसिप्ट है। सबसे पहली बात, सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इसको कौन सी साइड में हमें शो करना है, तो मैंने बोला जी इसको इनकम साइड में हम लोग शो करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट है इसलिए इसको हम लोग इनकम साइड में शो करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करना होगा जब मैं इनकम की बात करूंगा। सुनिए मेरी बात, सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर। जितना आपको करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला रिसिप्ट साइड में वो तो ठीक है, लेकिन बेटा कुछ मेंबर ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में पे कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो करंट ईयर में पे नहीं कर पाते, कुछ ऐसे हैं जो करंट ईयर में एडवांस दे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले साल में ही करंट ईयर का एडवांस में पे कर दिया था। तो उन सारी बातों को आप डील कैसे करोगे ये मैं आपको नोट करवा रहा हूं, आप जरा नोट कर लें बड़ा प्यार से तसल्ली से। ये लिखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा सब्सक्रिप्शन की। सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा बेटे सब्सक्रिप्शन की। तो मैं आप सब लोगों को यह बता दूं कि सब्सक्रिप्शन जो है वो रेवेन्यू नेचर का है। पहली बात, सब्सक्रिप्शन जो है उसका नेचर रेवेन्यू नेचर है, और दूसरी बात इससे हम लोग इनकम साइड में हम लोग शो करेंगे, ये दूसरी बात है। सब्सक्रिप्शन जो है वो रेवेन्यू नेचर का है और इसे हम लोग इनकम साइड में शो करेंगे, ये वाली बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं। मान लीजिए हम लोग एक तो बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, जब हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एनजीओ के, एक तो मैं बनाकर चलूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट। मैं आप सब बच्चों को बता दूं कि हम लोग एक तो बनाकर चलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, एक हम लोग बनाकर चलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हम लोग बनाकर चलेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हम लोग बनाकर चलेंगे बेटे। ये हम लोग बनाकर चलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। हम लोग एक बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, एक हम लोग बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये हम लोग बना रहे हैं बेटे। अब आप सब लोग मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ के चलना, जो बात मैं आप लोगों के साथ डील कर रहा हूं। बेटे आपको क्या करना होता है, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है करंट ईयर वाला वो हमें यहां रखना होता है। इसमें बेटे आप ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला ऐड करेंगे, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला। प्रीवियस ईयर वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसमें आप लेस करेंगे। इसके बाद बेटे ऐड करोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस ईयर में जो एडवांस आया था वो आप ऐड करेंगे, और लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे।
और इन सब के बाद जो बचेगा उसको अपन ने करंट ईयर की इनकम मान लेना है। इन सब के बाद जो मिलेगा वो हमें करंट ईयर की इनकम मान लेना है। अब मैं क्या करूंगा, आप मेरी बात को सुनो ध्यान से। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की जहां तक बात है, तो बेटे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला तो आएगा इसमें, आउटस्टैंडिंग सॉरी प्रीवियस ईयर वाला तो आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला जो मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आप बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी के लिए होता है। बेटे इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट के लिए होगा, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर इनकम के लिए है आउटस्टैंडिंग तो वो एसेट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर लायबिलिटीज के लिए है तो आउटस्टैंडिंग तो वो सॉरी एक्सपेंस के लिए है तो वो लायबिलिटीज के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो है जो करंट ईयर में मिलना था बट मिला नहीं है, ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का वो है जो प्रीवियस ईयर का था, करंट ईयर में मिल गया बट वो करंट ईयर की इनकम नहीं है। इसी तरह से इसमें से आप एड लेस करेंगे एडवांस वाले को। प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिल गया था वो करंट ईयर की इनकम है, और जो करंट ईयर में एडवांस मिल गया था वो अगले साल की इनकम है। तो बेटे एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है उसको हम लोग लायबिलिटीज में दिखाएंगे। लास्ट ईयर में जो एडवांस मिल गया था, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर में मिल गया था, मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर में जो था प्रीवियस ईयर वाला वो तो आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में मिला वो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में मिला वो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। जो एडवांस करंट ईयर में मिला वो करंट ईयर की रिसिप्ट है, तो उसे हम लोग करंट ईयर की रिसिप्ट तो है लेकिन वो इस साल की इनकम ना होकर अगले साल की इनकम है। तो एडवांस अगर करंट ईयर में मिला तो करंट ईयर वाला लेस करके लायबिलिटीज में आप उसको शो कर दीजिएगा। अब इन सब बातों का कंक्लूजन क्या बनता है कि सब्सक्रिप्शन जितना आपको करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ सबसे पहले आपको वो लेना है, उसमें ऐड कर देना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला, लेस कर देना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला, फिर ऐड करना है एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला, और लेस कर देना है एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला। इन सबको ऐड लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमें यहां शो करनी होती है। आप सब बच्चे मेरे को बताओ इतना आपको क्लियर है क्या? मैंने आपको बता दिया किस तरह से बेटे आपने सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो डील करना है, मैंने आपको बता दिया। बेटे इतना काम करने के बाद अगर आप इससे आगे बढ़ें तो बेटा नंबर 2 लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमें देखना है। लाइफ मेंबरशिप फीस, आप बोलेंगे सर लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? तो मैं आपको बता दूं लाइफ मेंबरशिप फीस, पहली बात तो आप इसको लिखो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। ये लाइफ मेंबरशिप फीस आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट होगा, ये वाली बात ध्यान रखो। लाइफ मेंबरशिप फीस वो अमाउंट है जो कि अपने को मिलता है मेंबर से। लाइफ मेंबरशिप फीस इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ मेंबर्स पे इन फीस लमसम once the lifetime it is a receipt of the capital nature and shown in the liability side of balance sheet। मतलब ये कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो करंट ईयर में जब हमें मिलेगा तो लाइफ मेंबरशिप फीस का जो अमाउंट है, मैं आप सब लोगों को बता दूं लाइफ मेंबरशिप फीस का जो अमाउंट होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर है इसलिए लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट उसको शो करेंगे, शोन इन द लाइबिलिटी साइड। कैपिटल नेचर है इसलिए लाइबिलिटी साइड है, अगर रेवेन्यू नेचर इनकम होता तो उसे हम लोग इनकम साइड में शो करते। नंबर 3 पर मैंने रखा है इंडोमेंट फंड। बेटा इंडोमेंट फंड बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक तरह का गिफ्ट अगर किसी से मिलेगा लेकिन उसको फंड बनाकर कैपिटलाइज किया गया, इसलिए इसका नेचर कैपिटल नेचर का होगा। कैपिटल नेचर रिसिप्ट है तो इसको भी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में रखेंगे, इसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में रखा जाएगा।
बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में इसे रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं, इंडोमेंट फंड, इट इज द फंड रेज फ्रॉम द गिफ्ट ऑफ द इनकम विच इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड इट शुड बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम लोग शो करने वाले हैं, ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। इसके बाद बेटे हमारे पास है एंट्रेंस फीस। इसके बाद हमारे पास है बेटे एंट्रेंस फीस। अगर हम लोग बात करें एंट्रेंस फीस की, तो एंट्रेंस फीस एक तरह की एडमिशन फीस है। एंट्रेंस फीस एक तरह की एडमिशन फीस है एंड इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर apart from the amount of annual subscription and in the absence of specific instruction in the examination the student may be treat the revenue income such may be credit in the income and expenditure account। देखिए मैं आपको बता दूं, एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस को भी बोलते हैं। अब दो अलग अलग ऑथर्स की इसके बारे में दो अलग अलग राय हैं। एक मेंबर ये कहता है कि भाई ये पर्सन जो एडमिशन ले रहा है हर साल नए मेंबर एडमिशन लेंगे, तो एंट्रेंस फीस आपके लिए क्या है, एंट्रेंस फीस आपके लिए इनकम मान लो, क्योंकि हर साल एंट्रेंस फीस आनी है। एक पर्सन ये कहता है नहीं भाई एडमिशन फीस कैसे मान लोगे, मेंबर जो एडमिशन लेगा, मेरी बात को समझना, मेंबर जो एडमिशन लेगा एंट्रेंस फीस को एडमिशन फीस आप इनकम कैसे मान लें। मेंबर जो एडमिशन लेगा वो एक ही बार एडमिशन फीस देगा, बार बार थोड़ी ना देगा। तो इसीलिए उसको कैपिटल नेचर मानकर बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में शो कर दें। आपको क्या करना होता है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, अगर एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस को लेकर के कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया गया तो एडमिशन या एंट्रेंस फीस को हम लोग क्या मान लेंगे, इनकम। अगर ये बोला गया स्पेशली कि भी कैपिटलाइज करना है तभी हम उसको क्या मानकर चलेंगे, कैपिटल नेचर। आइए उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटे डोनेशन को लेकर, अगर हम लोग बात करें डोनेशन को लेकर तो इट मे बी क्लासिफाइड एज स्पेसिफिक डोनेशन एंड सिंपल डोनेशन। डोनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक स्पेसिफिक और एक सिंपल। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो मैं आपको बता दूं स्पेशल पर्पस के लिए है तो उसे हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, इट इज कैपिटलाइज्ड एंड शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और अगर वो सिंपल डोनेशन है तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ गया लिगेसी। बेटे जो वर्ड लिगेसी वर्ड है, लिगेसी पार्ट ऑफ द विल होता है। एक पर्सन जब अपनी विल बनाता है तो विल का एक पार्ट अगर हमारे एनजीओ के नाम कर दे तो उसे हम लोग लिगेसी का नाम देंगे। एंड इट इज द अमाउंट विच अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव एज पर द विल ऑफ अ पर्सन and the amount of legacy is a capital nature and such is shown in the liability side of balance sheet। इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। अगर हम लोग बात करें सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, अगर ओल्ड न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स की बात की जाए तो भाई मैं आपको बता दूं ये मिसलेनियस इनकम की बात हो रही है। यहां लिखा गया द सेल प्रोसीड from old newspaper and periodicals are treated as revenue receipt and these are credited to the income and expenditure account। न्यूज़पेपर और periodical से आने वाला सेल अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में शो किया जाएगा। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसका मतलब अगर भाई आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट बेची तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, तो उससे आने वाला जो प्रॉफिट और लॉस है, सिर्फ उससे आने वाला प्रॉफिट और लॉस, एसेट को बेचकर आने वाला प्रॉफिट और लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। एसेट को बेचकर आने वाला प्रॉफिट और लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। उसके बाद पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। बेटे पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम अगर है तो मैं आपको बता दूं पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम अगर आप खर्च कर रहे हैं तो वो डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट में रखा जाएगा। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन, अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलती है
तो जर्नल एड्स अगर मैं बात करूं, जर्नल ग्रांट्स है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में आएगा, और अगर स्पेशल ग्रांट है तो बेटा वो कैपिटल नेचर की मानते हुए लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ये आ जाएगा। इसी तरह से यहां मैंने एक पॉइंट रखा है स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कंज्यूमेबल आइटम। मैं आपको बता दूं कंज्यूमेबल आइटम का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। कंज्यूमेबल आइटम का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, पहली बात तो ये होगा, और उसके बाद परचेज ड्यूरिंग द ईयर होगा। तो मैं आपको बता दूं हमें क्या करना होता है कंज्यूमेबल आइटम में, जो ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसके बारे में मैं आप सब बच्चों को एक स्पेशल क्लास और करवाऊंगा, जिसमें मैं कंज्यूमेबल आइटम के बारे में ही पूरा ट्रीटमेंट करना सिखाने वाला हूं। हाउ टू ट्रीट द कंज्यूमेबल आइटम्स, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि आपके ये मैं आपको बता दूं आप लोगों का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, इसमें कंज्यूमेबल आइटम का टॉपिक बहुत बढ़िया लेवल पर यूज होता है। लेकिन मैं बता दूं कंज्यूमेबल आइटम का जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है वो तो रिलेट करेगा बैलेंस शीट को, और रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट बिहाफ पर हम लोग निकालेंगे कंज्यूम की वैल्यू। तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं अगर कंज्यूमेबल आइटम निकालोगे तो कैसे डील करेंगे, मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं। अगर कोई भी कंज्यूमेबल आइटम है, लाइक अगर मैं बात करूं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की, अगर मैं बात करूं कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी की, अगर मैं बात करूं कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी, अगर बेटे मैं इसकी बात करूं कि स्टेशनरी का कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, तो बेटे आप क्या करेंगे मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पर। हमें एक तो बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट, आप सब बच्चे समझ के चलना बेटे। एक तो मेरे को बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट, एक तो मेरे को बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट, एक मैं बनाने वाला हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक मैं बनाने वाला हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बनाने वाला हूं, और एक हम लोग बनाएंगे बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद एक मैं बनाने वाला हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये हमें बनाना है बेटे। आप सब मान के चलिएगा अगर अपने पास कंज्यूमेबल आइटम का ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो इसमें आ गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसमें आ गया। और कंज्यूम मैं आपको बता दूं स्टेशनरी कंज्यूम्ड, जितना आपने कंज्यूम्ड किया वो इसमें आएगा। कंज्यूम निकालने का तरीका ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम है उसी का नाम आ जाएगा, और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस कर दो। बेटा इन सब बातों से मेरे पास कंज्यूमेबल आइटम निकल आएगी। इस तरह से कंज्यूमेबल आइटम को जो है हम लोग डील करने वाले हैं। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या। बाकी मैं ये बता दूं कंज्यूमेबल आइटम के ऊपर एक स्पेशल क्लास बेटे मैं आप लोगों के लिए फिर से करूंगा, जिसमें इसको पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद बेटे अगर मैं बात करूं, यहां मैंने बेसिक थ्योरी क्वेश्चन वगैरह रखे हैं। आपको मैंने आज की क्लास में बेसिक चीजें बताई हैं। अगली क्लास जो मैं करने वाला हूं उसमें मैं कंज्यूमेबल आइटम के बारे में सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि किस तरह से कंज्यूमेबल आइटम जो है उनको डील करेंगे। एक एक पॉइंट जो है कंज्यूमेबल आइटम के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बने रहें क्लासेस में। मैं अगली क्लास में आप लोगों को पहले कंज्यूमेबल आइटम का डिटेल बताऊंगा, अदर मिसलेनियस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, और फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।